Hello dear students. Hello dear students. Again welcome in Campai. So today we are discussing just a minute. Today we are discussing what जेई मेन सेशन 2 चल रहा है, अप्रैल सेशन चल रहा है। तो उसमें जो 4 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, ओके, तो हमारे पास उसका केमिस्ट्री का डिस्कशन हम कर रहे हैं। ओके, तो जेई मेन सेशन, जेई मेन 2025, ओके, अप्रैल सेशन का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड Li प्लस 2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि जो आर है, रेडियस है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड होता है। ठीक बात है कि नहीं है? अब दोनों के लिए फिफ्थ ऑर्बिट की बात होगी तो मतलब n तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्चुअली आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड। तो हम क्या बोलते हैं कि आर He प्लस एंड आर Li प्लस 2 इक्वल्स टू जेड Li प्लस 2 डिवाइडेड बाई जेड He प्लस। ओके, so it will be what 3 and 2. Okay, so answer would be 3/2. Very easy question it was. Question number 2 में क्या पूछ रहा है, which of the following pair of ions have equal number of unpaired electron। तो भाई इसको अपन को करना पड़ेगा, सबका करना पड़ेगा एक एक को लेकर। तो वेनेडियम जो होता है, वेनेडियम हमारे पास होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 तो मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d3। क्लियर। तो वेनेडियम प्लस 2 जो होगा वो होगा हमारे पास 4s0 एंड 3d2। क्लियर। अच्छा, प्लस टू तो मतलब 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3d3। सेम किसकी बात हो रही है, Ni+2 की बात हो रही है। और 3d3 को आप कुछ इस तरह फिल करोगे, अनपेड पूछा है ना, हाँ, तो फिल करके देखना पड़ेगा भाई। 1 2 3 Ni+2 जो होता है, Ni जो होगा हमारे पास निकल, थोड़ा सा लेंदी है भाई ये। ओके, निकल जो होगा वो होगा 28 एंड नाउ 28 इज व्हाट, आर्गन 4s2 3d8। ओके, सो इट वुड बी निकल, देन प्लस 2 वुड बी व्हाट 4s0 3d8। तो 3d8 को हम कैसे फिल करेंगे, तो ये तो यहाँ पर 2 अनपेड आएंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 अनपेड, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। ओके, Cr+2, Cr मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार अब, है ना। Cr+2 क्या होगा हमारे पास, आर्गन 4s0 3d4। तो 3d4 को अपन कुछ इस तरह भर दें, 1 2 3 एंड 4। देन Mn+2, Mn+2 क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d5। तो इसमें 5 अनपेड होगा, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। ओके, 1 2 3 4 5, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। Fe+2 की बात करते हैं, तो Fe+2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4s0 3d6। इसमें भाई होगा 4 अनपेड। कैसे हुए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 अनपेड। ठीक बात है। फिर इसी में आ रहा है स्कैंडियम+2। स्कैंडियम हमारे पास क्या होता है, 4s2 3d1 होता है, 4s2 3d1, लेकिन अभी 4s0 3d1, तो 1 अनपेड, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। Mn+3 एंड Fe+, भाई ये आंसर होगा, ऐसे ही नज़र आ जा रहा है। तो Mn+3 जो होता है ना हमारा, Mn+3, Mn होता है 4s2 3d5, तो Mn+3 क्या हो जाएगा, 4s0 3d4, 4 अनपेड। ओके, एंड फिर Fe+2 होता है हमारे पास 4s0 3d6। अब देखो इसमें भर के दिखा रहा हूँ मैं आपको एक बार, क्योंकि ऐसे तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन जो 2 हो जाएंगे पेयर्ड और ये भाई हो जाएंगे अपने 4 अनपेयर्ड। क्लियर और नॉट। ओके, तो 4 अनपेड हो गए यहाँ पर, तो हमारे पास 4th विल बी द आंसर। क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपको पता है कि भाई ये रिएक्शन जो होती है सल्फोनेशन की रिएक्शन होती है। तो सल्फोनेशन की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर होता है SO3H। ओके, अब SO(X) की रिएक्शन, दिस इज द X, यहाँ करा रहे हैं NaOH इन एसिडिक मीडियम एंड डेल्टा। तो ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। वैसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन आप केवल उसमें पढ़ते हो, हेलोअरीन्स में पढ़ते हो, लेकिन हमारे पास SO3H एंड COOH दोनों बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं ऑन द अराइल। ओके, और OH- इन प्रेजेंस ऑफ हीट उनको सब्सटीट्यूट कर देता है। तो यहाँ पर हमारे पास आया क्या, OH। क्लियर। तो ये हो गया हमारा Y। फिर Zn डस पता है आपको क्या करती है, फिनॉल को रिड्यूस कर देती है किस में,
बेंजीन में, और खुद ऑक्सीडाइज होती है ZnO, Zn+2 में। तो हमारा ये हो गया Z, तो Z जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भाई, बेंजीन हो जाएगा। गॉट इट। ये भी एक काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन था, मतलब इसमें जो चीज़ थी ना, बस यहाँ से यहाँ वाला कन्वर्जन जो था ये थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हो क्या, अलग था। ओके, अदरवाइज इट वाज गुड वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस। भाई साहब यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है, हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो ये है कि नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस जो होती है वो बढ़ती है। तो एटॉमिक रेडियस कुछ इस तरह की होनी चाहिए, लेकिन 13th ग्रुप में ही, स्पेशली 13th ग्रुप में ही एल्यूमिनियम एंड गैलियम को जो है चैलेंज, मतलब एल्यूमिनियम और गैलियम को स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाता है कि भाई यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। बता देता हूँ मैं कि जो गैलियम होता है वो छोटा होता है और एल्यूमिनियम जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक बात है, मतलब ये बहुत स्पेशल केस है, बहुत स्पेशल केस है, यू शुड रिमेंबर इट। तो गैलियम जो होता है ना रेडियस में बड़ा नहीं होता, गैलियम भाई रेडियस में छोटा होता है। ठीक बात है, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया है क्वेश्चन। ठीक बात है। फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ पोरस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर भाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM यूज़ किया जाता है, SPM यूज़ किया जाता है। ओके, और उसको पिग फैट या फिर इनसे ही बनाया जा सकता है। और वहाँ पर एक और एग्जांपल लिखा है सेल्यूलोज एसीटेट। जनरली मैं ऐसे केसेस में एनसीईआरटी के वो पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इस बार भूल गया पेस्ट करना। ओके, तो ये याद होना चाहिए था। पार्चमेंट वगैरह अगर आपको ये चीज़ें याद हो, पार्चमेंट, पिग फैट एंड सेल्यूलोज एसीटेट, तो ये जो होती है ना चीज़ें हमारे पास, ये एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ की जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 थर्मोडायनामिक्स है। ये भी एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। थर्मोडायनामिक्स देखते बच्चों को डर लगता है, लेकिन अगर पेशेंस से करो जेईई मेन में पर्टिकुलरली, तो कुछ इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स फ्रॉम 10 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब थ्रू आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमारे पास यहाँ पर जो हो रहा है आइसोथर्मल मतलब इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर आइडियल गैस जो होगा वो क्या होगा, 0। ठीक बात है। अब वो Q एंड W के बारे में पूछा है, तो हमारे पास अगर फर्स्ट लॉ से हम बोल रहे हैं डेल्टा U इक्वल्स टू और डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, सही बात है कि नहीं है। तो अगर ये 0 हो गया तो जो डेल्टा Q होगा वो माइनस डेल्टा W होगा, सही बात है कि नहीं है। अब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा, केवल 0 और नॉन ज़ीरो पूछा है। तो एक क्वांटिटी तो आपके पास क्या हो गई, 0, डेल्टा U तो 0 हो गया, जो कि 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें और इसमें। ठीक बात है, ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। अब एक्सपांशन हो रहा है, अगर फ्री एक्सपांशन होता तब जाके वर्क डन 0 होता, लेकिन यहाँ फ्री एक्सपांशन नहीं है, तो यहाँ पर कुछ वर्क डन होगा। अब एक्सपांशन हो रहा है मतलब गैस काम कर रही है, वर्क इज डूइंग वर्क ऑन गैस इज डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग। तो जो गैस द्वारा वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, हमारे वर्क डन जो होगा डेल्टा W वो नेगेटिव होगा, तो डेल्टा Q क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक बात है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर W एंड Q दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं। ओके, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इट। देखिए यार, ये मतलब मुझे लगता है बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। SnHCl क्या करता है, जो NO2 होता है उसको रिड्यूस करता है हमारे पास 1 डिग्री अमीन में, RNO2 या PHNO2 किस में बदलता है वो, RNH2 या PHNH2 में। ये हो गया। अब यहाँ पर Ac2O एंड पिरिडीन, आपको पता है ये रिएक्शन क्या होती है। ये रिएक्शन होती है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ अमीन होता है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप इसको प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो ये जो होगा ना, ये एज अ बेस काम करेगा। ठीक बात है, तो हमारे पास यहाँ पर हम ये बनाते हैं। अब इसकी एक्टिविटी जो हो गई इससे थोड़ी सी कम हो गई, या फिर ऐसा बोल दो कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे थोड़ी सी कम हो गई है, तो अभी भी ये क्या, डोनेटिंग ग्रुप प्लस M ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा वो ऑर्थो एंड पैरा दोनों पर होगा। लेकिन ऑर्थो में आप देख रहे हो कि इतना बड़ा ग्रुप, तो यहाँ पर क्या होता है, इतने बड़े ग्रुप के कारण ये
स्टेटिक हिंड्रेंस आता है, इसलिए Br जो होगा वो कहाँ लगेगा, पैरा पर लगेगा। अब उसके बाद आप दिख रहा है हाइड्रोलिसिस नज़र आ रहा होगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और हमें यहाँ क्या मिल जाएगा बेटा, NH2 एंड Br मिल जाएगा। ओके, फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इट वाज आल्सो नॉट दैट मच टफ क्वेश्चन, इट वाज आल्सो इजी क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग 1s। क्या क्वेश्चन है, मतलब 1s इज व्हाट, s क्या होता है हमारे पास, स्फेरिकल शेप ऑर्बिटल, इज इट और नॉट, तो इट इज सिमेट्रिकल। जग जाहिर है इट इज़ नॉट डायरेक्शनल, यही तो नॉन डायरेक्शनल है। इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल, इट इज़ सिमेट्रिकल, स्फेरिकल होता है एकदम। इट हैज़ 2 रेडियल नोड्स, नो भाई, इसके रेडियल नोड जीरो होंगे, इसके रेडियल नोड जीरो होंगे। रेडियल नोड के लिए हमारे पास रेडियल नोड के लिए होता है हमारे पास n-l-1। ओके, तो n कितना हो गया 1, ये देख पा रहे हो आप। s के लिए l कितना होता है 0 - 1 0, तो रेडियल नोड भी क्या हो गया हमारे 0, 2 रेडियल नोड, वेरी रॉन्ग थिंग। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल कॉम्प्लेक्सेस एंड रेस्ट फॉर द जो ये दिए गए हैं। ओके, तो देख लेते हैं भाई, ये तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि फेक एंड मर आइसोमर, फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर ये शो करेगा। ओके, एंड फेशियल एंड मेरिडोनियल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। ओके, और दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, भले मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। Cl 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 Py एंड व्हाट वुड इट बी Py, क्लियर। ओके, तो भाई इस प्लेन से काट दो इसको, मतलब समझ रहे हो क्या कि ये दोनों भी उधर उधर रह जाएंगे, ये Cl आधा कट जाएगा और pyridine आधा कट जाएगा, तो इसमें POS है। इसको आप अब बोलते हैं फेशियल ऑल सिस पोजीशन। अब मेरिडोनियल किसको बोलते हैं कि एक जो पोजीशन होगी ना हमारी वो ट्रांस होगी, तो मैं एक Cl को जो है उठा के इधर डाल देता हूँ, तो pyridine भी उठकर कहाँ आ जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो अगर हमारे पास आपको पता है कि दो ऑक्टाहेड्रल में अगर 2 पोजीशन ट्रांस पर आइडेंटिकल आ जाती है, तो ऑब्वियसली ऑलवेज वहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, तो दोनों के दोनों केवल GI शो करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग, क्लियर। अब इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं हम यहाँ पर। थोड़ा सा देखो, C2O4 को ऐसा करता हूँ मैं, AA2 मान लेता हूँ, AA2, इज़ इट और नॉट। तो एक बार जो है ना मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, मतलब Cl को जो है ट्रांस रख देता हूँ। अब ये तो आप ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया यार, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ऑलमोस्ट हर ट्रांसपोजिशन पर आइडेंटिकल ग्रुप मौजूद है। ओके, अब मैं Cl को जो है सिस बोल देता हूँ, तो ये AA एंड दिस इज़ AA, क्लियर और नॉट, ये कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप इस बारे में सोच रहे हो तो भाई ये 3D में कुछ अलग तरीके से दिखता है। ओके, ये कुछ अलग तरीके से दिखता है, तो यहाँ पर POS नहीं है, तो दिस विल बी व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो D एंड L दोनों होंगे, तो एक ये हो गया और 2 ये हो गए, 3। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये भी थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ओके, इजी नहीं बोलूँगा ना। क्वेश्चन नंबर 10, अगर याद होता तो बहुत इजी था, और नहीं है तो फिर तो काफ़ी टफ है, मतलब नामुमकिन सा है फिर तो, अगर याद नहीं है तो। इन लीड स्टोरेज बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लीड शोज चेंजेस एट एनोड। भाई एनोड पर क्या होता है, ऑब्वियसली अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, सही बात है कि नहीं है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ये गलत, ये गलत, अरे भाई ये गलत। अगर यही ऑप्शन थे तो फिर तो बहुत फर्जी क्वेश्चन था, अगर ऐसे ही ऑप्शन थे फिर तो बहुत फर्जी क्वेश्चन था ये। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो हो जाएगा क्या होगा, फिर भी देख लेते हैं एक और बार। वेट, एनोड पर क्या होता है, लीड स्टोरेज बैटरी नो, लीड स्टोरेज बैटरी की मैं रिएक्शन आपको दिखाता हूँ।
जस्ट 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। यस, जो एनोड होता है वहाँ पर Pb प्लस SO4 माइनस 2, तो ये जाता है PbSO4 प्लस 2E माइनस, तो ये 0 हो गया और ये जा रहा है +2 में। ओके, और कैथोड की जो रिएक्शन होती है, वैसे तो नहीं, लेकिन अगर यही ऑप्शन थे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शायद ये ऑप्शन नहीं रहे होंगे। और कैथोड पर जो है रिडक्शन होता है तो PbO2 जाता है PbSO4 में, तो ये +4 हो गया और हमारे पास ये +2 हो गया। क्लियर? अब इन ऑप्शन के अनुसार देखो भाई, ये +2 से 0, तो एनोड पर ऐसा नहीं होता। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। गलत गलत गलत, क्योंकि इन तीनों में रिडक्शन हो रहा है, यहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, लेकिन फिर भी हम पूरा क्वेश्चन करते हैं। तो 0 से +2 एट एनोड एंड एट कैथोड X2Y2 मतलब +4 to +2। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। या जब भी मैं इंट्रामोलिकुलर पढ़ाता हूँ ना, तो वहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ मैं छोटी सी। इंट्रामोलिकुलर नहीं, मतलब कंडेंसेशन जब भी बताता हूँ मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि लेट से मैं एसीटोन का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक बात है, एसीटोन का एग्जांपल लेता हूँ मैं, 2 यूनिट ले लेता हूँ यहाँ पर। तो एक में क्या होगा, एक कार्बन जो होगा ना आपका, एक कार्बन, द वन ऑफ द कार्बन विल लूज द H+S अल्फा हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पर जो नेगेटिव बनेगा फिर यहाँ पर जाएगा। इज इट और नॉट? क्लियर? और ये हमारा निकल के कौन सा, ये OH बन जाएगा, और फिर एलिमिनेशन होगा, तो जो कार्बन अटैक कर रहा था उस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से, लेट मी टेल यू, ये डबल बॉन्ड हो गया, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, है ना। तो जो हाइड्रोजन दे रहा है उससे H2, और जिस पर अटैक हो रहा है उससे O। इज इट और नॉट? तो एक डबल बॉन्ड बन के सामने आता है। अब कोई यूँ पूछे कि भाई ऐसा करो, बताओ कि ये जो कंडेंसेटेड प्रोडक्ट है इसमें इनिशियल रिएक्टेंट क्या था, तो मैं क्या करता हूँ, ये डबल बॉन्ड को तोड़ो। डबल बॉन्ड को जैसे ही तोड़ोगे तो जिस और कार्बोनिल है उसके कार्बन पर हाइड्रोजन H2 लगाना है, और जिस पर कार्बोनिल नहीं है उस पर ऑक्सीजन लगाना है। सेम चीज़ आप यहाँ करो। ठीक बात है। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो क्या लग जाएगा, H2, और ये जो कार्बन यहाँ पर क्या लग जाएगा, O। सेम यहाँ पर भी करो। अब भाई लोग यहाँ पर हमारे पास, समझ रहे हो क्या, जैसे कि अब यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, H2 लग जाएगा। ठीक बात है। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, बन जाएगा आपका कुछ, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक बात है। अब ये इंट्रामोलिकुलर नहीं है भाई, यहाँ पर एक दूसरा बाहरी मोलिक्यूल आ रहा है। दिस एल्डोल कंडेंसेशन तो है लेकिन इंट्रामोलिकुलर नहीं है। ओके, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, दो अलग अलग पार्टिकल, यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। ठीक बात है। यहाँ पर भी काम हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, देखो बना के बताता हूँ मैं आपको। इसमें ये भी इंट्रामोलिकुलर है। इंट्रामोलिकुलर मतलब उसी मॉलिक्यूल में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आना नहीं चाहिए। ठीक बात है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कार्बन एंड H2, और ये हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड O। तो ये भी इंट्रामोलिकुलर है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल नज़र नहीं आ रहा। सेम यहाँ पर भी ये भी इंट्रामोलिकुलर है। तो ऑप्शन होगा हमारा सेकंड वन। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 12 वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द रिएक्शन A+B एंड गिविंग प्रोडक्ट R equals to K into A to the power M, B to the power N. When concentration of A and B taken are A1 and B1 respectively, then rate of reaction is R1. Okay. When concentration of तो आप बताइए, तो R1 देख लेते हैं। R1 क्या हो जाएगा, K A1 to the power M B to the power N। R2 क्या हो जाएगा, K 2A1 to the power M then what, B1 by to the power N। तो R2 को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, A1 रह जाएगा 2 to the power M
B1 रह जाएगा n और 2 टू द पावर माइनस n। क्लियर बात है। तो अब डिवाइडेड बाई R2 बाई R1 पूछा है, तो R1 इक्वल्स टू K A1 टू द पावर m B1 टू द पावर n। कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया, तो R2 बाई R1 इक्वल्स टू और 2 टू द पावर m माइनस n। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी करेक्ट वन। क्लियर और नॉट? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोल रहा है, द कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज ज़ीरो। मतलब इज ज़ीरो तो मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए ना, या तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, है ना, या फिर 3d5 होना चाहिए, और 3d5 भी ऐसा होना चाहिए कि T2G111 एंड EG11। और ये नंबर देख के, मैग्नेटिक मोमेंट देख के ये पता लग रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट देख के ये पता लग रहा है कि 3d10 तो हो नहीं सकता, 3d10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3d10 में तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं। तो मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में तो ज़ीरो हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट देख के ये पता लग रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और ये वाला नंबर देख के ये पता लग रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 5। मैंने आपको किसी ना किसी वीडियो में ये बताया है, अगर आप मैंने वीडियोस देखे हैं, कि हमारा जो ये पहला नंबर होता है ना, हमारा जो पहला नंबर होता है ना, यही होता है क्या? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो भाई मुझे लगता है कि यही एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो और यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग T2G में नहीं हो रही है, तो वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक बात है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि Fe+2, ये क्या है? Fe+2। कैसा है Fe+2? आपको पता है, x + 6 × -1 = -4। अब Fe+2 हमारे पास क्या होता है? 4s0 3d6। ये नहीं हो सकता। ठीक बात है। मुझे जो नज़र आ रहा है ना भाई, मुझे जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है मुझे ये वाला। ये देखो यहाँ पर, ये x + 6 × -1 = -4, x = +2। ठीक, x = +2, तो मतलब Mn+2। तो Mn+2 हमारे पास क्या होता है? 4s0 3d5। और SCN जो होता है सल्फर डोनर, इट इज़ वीक फील्ड लिगेंड। ओके, तो इट विल बी वॉट? T2G111 EG11। ऐसे करना था भाई, लेंदी तरीके से मत करो क्वेश्चन को ईजी तरीके से करो। कि CFSE0 केवल 2 केस में होता है, केवल 2 केस में। पहला केस 3d10 हो जाए, दूसरा केस 3d5 हो जाए। क्लियर और नॉट? ओके, तो ये हमारी ओवरऑल एक्सप्लेनेशन थी क्वेश्चन नंबर 13 की। लेंदी मत बनाओ क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? क्या कह रहा है कि इसका डायपोल मोमेंट, इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जो है ना, वो इससे ज़्यादा है। परफेक्ट बात है भाई। क्यों ज़्यादा है? लेट मी एक्सप्लेन यू। C2H5 CH डबल बॉन्ड CH इसको ऐसे नहीं बना के मैं कुछ इस तरह बनाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। तो भाई लोग, आपको रेजोनेंस नज़र आ रहा है यहाँ पर। C2H5 CH+ CH डबल बॉन्ड CO-H। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। ठीक बात है कि नहीं? तो यहाँ पर रेजोनेंस के कारण प्योर नेगेटिव एंड प्योर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, तो प्योरली डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा, अच्छा खासा डायपोल मोमेंट रहेगा। लेकिन यहाँ रेजोनेंस का सवाल ही नहीं उठ रहा है, यहाँ रेजोनेंस है ही नहीं। ठीक बात है। तो डायपोल पोलार तो होगा मॉलिक्यूल, लेकिन ऐसे कुछ प्योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि C1-C2 बॉन्ड लेंथ इन A इज़ लॉन्गर देन B। ये इनकरेक्ट है भाई। जो A में जो 1-2 के बीच में जो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, और यहाँ जो है सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, A में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो ये शॉर्टर होगी किससे? B से। ओके, लॉन्गर नहीं होगी। A में बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? इनकरेक्ट। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द एब्सोल्यूट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। व्हाट इज इट सेइंग? ये शायद एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, मतलब जिसमें थोड़ा सा सोचना था। देखिए, C3H6O, तो जब इसका DU निकालेंगे ना, तो DU आएगा 1। और मुझे ये नज़र आ रहा है थोड़ी देर के लिए एसीटोन, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है H2PD। और H2PD जो है ना, H2PD क्या करेगा हमारे पास?
इसको रिड्यूस करेगा, ठीक है, इसको रिड्यूस करेगा किस में, OH में एंड CH3। फिर आ रहा है HBr, SN1 मैकेनिज़्म होगा भाई, और इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ से, ये आ जाएगा Br, ठीक बात है। तो ये अपने पास हुआ था B, ये हुआ अपने पास C, Mg ईथर, यहाँ बनेगा ग्रिग्नार्ड, CH3 CH CH3, ओके, और ये हो गया MgBr, ठीक बात है। मतलब यार पता है कि और भी चीज़ें हो सकती थी, जैसे कि अब सही बात है कि ये भी हो सकता था, नो डाउट, क्यों नहीं हो सकता था, ओके, हो सकता था, लेकिन मैं चलो आगे प्रूव करके बताता हूँ। D is treated with A followed by hydrolysis to give, treated with again मतलब A के साथ ट्रीट किया जा रहा है। अच्छा देखते हैं, सही मतलब सही सोचा है क्या हमने, ओके। तो ये माइनस डेल्टा हो जाएगा, A के साथ ट्रीट करते हैं इसको, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ चला जाएगा, मतलब इसमें अलग अलग केस सोचना पड़ेगा, ऐसा है, ओके। तो मुझे एसीटोन, मतलब एसीटोन चमका मुझे, तो एसीटोन ही मैंने लिख दिया। O माइनस हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो OH हो जाएगा। अब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, सही बात है। तो ये मैच कर रहा है भाई अपना ऑप्शन नंबर 1, ओके। बाकी आप इनको भी करके देख सकते थे यार, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ओके। अब यहाँ पर ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाता कि भाई इतनी लंबी चेन होगी तो वहाँ पर 5 मेंबर की पॉसिबिलिटी बनती है, क्लियर। तो इसलिए थोड़ा सा इसको अपन इनकरेक्ट कर सकते थे। सेम देखो 5 मेंबर की पॉसिबिलिटी हो रही है। साइक्लो की तो बात ही नहीं कर सकते, ओके, साइक्लो की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि मतलब ओपन चेन हो रहा है, तो ये तो वैसे इनकरेक्ट हो जाता। इनको क्यों गलत कर सकते थे, क्योंकि हायर मेंबर्ड कार्बन चेन हो जाती, तो इसलिए इनको गलत कर सकते थे, क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। क्या बोल रहा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन EAF इक्वल्स टू 100, EAB इक्वल्स टू 180, तो डेल्टा H EAF माइनस EAB, सही बात है कि नहीं है, 100 माइनस 180 माइनस 80 किलो जूल पर मोल, ये डेल्टा H रिएक्शन हो गया। तो भैया ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया, ओके। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन है। कैटालिस्ट डज नॉट चेंज डेल्टा G ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट कैन मेक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू स्पॉन्टेनियस, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कैटालिस्ट चेंज डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, कैटालिस्ट जो होता है ना केवल और केवल इक्विलिब्रियम के टाइम को चेंज करता है, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। वो केमिकल रिएक्शन के थर्मोडायनामिक को 1% चेंज नहीं करता, 1% भी चेंज नहीं करता वो उसके रिएक्शन के थर्मोडायनामिक को, ना तो डेल्टा H को चेंज करेगा, गलत बात, डेल्टा H सेम रहेगा। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा बढ़ा सकता है, लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी को घटा, अगर फॉरवर्ड की चेंज करेगा तो बैकवर्ड की भी चेंज होगी, मतलब समझ रहे हो क्या। ये क्या करता है, केवल ये पहाड़ है ना हमारा, ये जो पहाड़ है इसको छोटा बड़ा करता है, लेकिन जो हमारे पास ये जो गैप रहेगा, गैप कौन सा, ये वाला जो गैप है ये तो सेम ही रहेगा ना हमेशा, यही तो डेल्टा H होता है हमारा। ये गैप तो चाहे आप मतलब ऊपर वाले पहाड़ के लिए देखो, चाहे नीचे वाले पहाड़ के लिए, डेल्टा H तो सेम रहेगा, डेल्टा H कभी चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो क्या आप बात को, ओके। तो डेल्टा H को कभी चेंज नहीं करता, के इक्विलिब्रियम को कभी चेंज नहीं करा, तो के अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता तो डेल्टा G भी क्या होगा हमारा, अनचेंज रहेगा, ओके। तो ये गलत बात हो गई। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस इसके हाथ में नहीं है, डेल्टा G के हाथ में है, तो डेल्टा G को चेंज नहीं करता, तो ये भी गलत, तो डेल्टा G को चेंज नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट आंसर, ओके। जो कैटालिस्ट के बारे में सबसे अच्छा बताया, देखो 2 जगह लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और दूसरी जगह लिखा हुआ है सरफेस केमिस्ट्री। इन दोनों चैप्टर में कैटालिस्ट के बारे में बहुत डिटेलिंग में लिखा हुआ है, इवन इन NCERT। क्वेश्चन नंबर 17, KMnO4 oxidizes others in acidic medium. Difference between two oxidation state of Mn is X. Neutral FeCl3 react with oxalate ion to form a complex compound having Y number of D electrons. Find F plus X plus Y. ओके, तो KMnO4 तो भाई मतलब इस तरीके का सीन है, MnO4 माइनस, ओके,
MnO4 minus going to what? Mn+2. So its oxidation state +7, its oxidation state +2. So change in oxidation state is what? +5. Clear? 5. Then what do we have? Neutral FeCl3 reacts with oxalate. मतलब Fe+3 and C2O4 -2. ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं FeC2O4 थ्राइस -3, एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स है। ठीक बात है। तो अगेन यहाँ पर Fe क्या है? +3 है, +3 है। तो हमारे पास Fe जो हो गया ना, Fe जो हो गया, Fe जो होता है वो होता है आर्गन 4s2 3d6। तो Fe+3 क्या हो गया हमारे पास? आर्गन 4s0 3d5। तो d इलेक्ट्रॉन जो हो गया कितना हो गया? 5। तो x+y कितना हो गया? 5 + 5 10। इज इट और नॉट? ओके, तो 10 वुड बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इट सेइंग इन द फॉलोइंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर पैरामैग्नेटिक आर। तो भाई O2 में जो होते हैं आपको पता है कि 2 लास्ट के इलेक्ट्रॉन, भाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से होगा ये। ठीक बात है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से होगा। तो O2 में जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो π* 2px एंड π* 2py में एक इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक। N2 डायामैग्नेटिक होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका आता है अपना σ2pz2 में आता है। ठीक बात है, तो फुल पेयर्ड। यहाँ पर भी जो होता है ये फुल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, π* 2px2 = π* 2py2। क्लियर? ओके, तो हमारे पास ये भी जो होता है डायामैग्नेटिक होता है। अभी तक एक ही पैरामैग्नेटिक निकला O2। B2 जो होता है ना, B2 अपन चेक कर लेते हैं, σ1s2 σ* 1s2 σ2s2 σ* 2s2 π2px = π2py 1 1। ओके, तो ये भाई ये पैरामैग्नेटिक हो गया अपना। और Cl2 जो होता है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 34 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये डाया होगा, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। ओके, मतलब इसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, अपन इसका MOT जो है यहाँ नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ कितनी हो गई? कितनी हुई? एक तो ये हो गई और एक B2 हो गई, बस दैट्स ऑल। तो 2 स्पीशीज़ जो है यहाँ पर हमारे पास ये होंगी पैरामैग्नेटिक, तो आंसर वुड बी 2। ओके, 22nd क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.01 मोलार HX is diluted till the solution has pH = 6. If the new concentration is this much, then find value of X. ओके, तो भाई बहुत इजी है। pH = 6 मतलब H+ कितना? 10⁻⁻6। और ये कितना होता है? √k × C -6 = 2। अब देखो यहाँ एक सवाल उठता है कि जब इतनी कम कंसंट्रेशन है तो हम अल्फ़ा नेग्लिजिबल कैसे ले सकते हैं? लेकिन ठीक है यार, ये इतना टफ नहीं पूछेगा। ओके, तो इंटू x × 10⁻⁻4, तो हम क्या बोलेंगे? -12 4 × x × 10⁻14। ठीक बात है, तो x हमारे पास कितना हो जाएगा? x हमारे पास हो जाएगा, 1 मिनट, कुछ गलत हो जाएगा यार, k 4 × 10⁻12। नो, यहाँ कंसंट्रेशन पुट करेंगे ना, ये गलत कर दिया मैंने। ओनली कंसंट्रेशन, लेट्स से दैट कंसंट्रेशन इज C। ओके, तो 4 × 10⁻10 × C, कंसंट्रेशन C मान लेते हैं अभी के लिए। तो हमारा जो C हो गया वो क्या हो गया? 10⁻2 / 4, मतलब 10⁻1 / 2। इज़ इट और नॉट? तो कितना हो गया यार ये? 0.25 × 10⁻, जस्ट अ मिनट, 4 कर देता हूँ। 0.25 × 10⁻2, 25 × 10⁻4। ओके, सो x वुड बी वॉट? 25। इजी क्वेश्चन। क्लियर? इन डुमास मैथड ऑफ एस्टिमेशन, भाई मैंने एक एनालिसिस किया था। डुमास मतलब जो हमारा वो है ना, क्या बोलते हैं इसको, विच चैप्टर? GOC में जो एस्टिमेशन है ना, एस्टिमेशन वो आ ही रहा है, मतलब एस्टिमेशन आएगा ही आएगा, ऐसा हिसाब है। ओके, तो वो करके जाओ यार अच्छे से। सैंपल, वेट ऑफ सैंपल कितना है आपके पास? वेट ऑफ सैंपल है
0.5 ग्राम। ओके, वॉल्यूम ऑफ N2 कितना हो गया 150 ml, कितना बोल दें 0.15 लीटर। प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय एक्वस टेंशन 885 mmHg। तो प्रेशर ऑफ N2 एक्चुअली ATM में कितना हो गया 885 डिवाइडेड बाई 760 ATM। ठीक बात है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने हो जाएंगे PV अपॉन RT। P कितना है 885 डिवाइडेड बाई 760 इंटू 0.15। ओके, देन what it would be कैलकुलेट करना पड़ेगा यार मुझे भी। 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। रुको एक मिनट, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है ना। 885 डिवाइडेड बाई 760 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.0821 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 28। ओके, तो हमारे पास मैं अगर आपको बताऊं तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.00709। ओके, और अगर वेट ऑफ N2 अगर हम देखने जाएं 0.00709 इंटू 28 मोलार मास, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.20 ग्राम। ओके, परसेंटेज निकालना है ना, तो परसेंटेज हो जाएगा N 0.20 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 100। ओके, तो ये आ गया हमारे पास ऑलमोस्ट 10%। ठीक बात नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें, ये इसमें कुछ गड़बड़ है। डिवाइडेड बाई 5 40%। ओके, सही है ना 40%। हाँ, 40% वुड बी द आंसर। क्लियर, इजी था, मतलब इतना भी इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। जी हाँ, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ओके, दिस वन वॉज गुड वन, एक अच्छा क्वेश्चन था भाई ये, है ना। तो मतलब हाँ, कह सकते थे थोड़ा सा याद होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था। क्लियर। फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस DNA स्ट्रैंड। तो DNA जो पेयरिंग जो होती है ना DNA की, अब ये एक DNA हो गया आपके पास TG। अब पता नहीं सीक्वेंस, देखो मेमोरी बेस है तो सीक्वेंस यही था कि कुछ अलग था, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा वही रहेगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो जो गुआनिन एंड साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो होते हैं भाई 3, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में होते हैं 2। ओके, तो जस्ट अ मिनट, ऐसे कितने हैं अपने पास देख लेते हैं। ऐसे हैं अपने पास भाई 7, तो 7 इंटू 3 कितने हो गए 21, और बाकी कितने हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6 इंटू 2 कितने हो गए 12। तो टोटल कितने हो गए 33 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो 33 वुड बी द आंसर। ईजी क्वेश्चन था अगर आपको ये याद था तो, अदरवाइज नहीं। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन बना दिया था ये। यार ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ठीक है ना, मतलब पता नहीं इसी तरीके का था क्या, तो देख लेते हैं एक बार। ओके, चलिए। अ सैंपल ऑफ 150 किलोग्राम वीट कंटेन्स Fe मेटल, एक बार पहले भी आया है। फाइंड मास ऑफ FeSO4.7H2 इन ग्राम सो दैट सैंपल कंटेन्स 12 ppm ऑफ Fe। तो मतलब 12 ppm रख देते हैं, वेट ऑफ Fe रख देते हैं, इन ग्राम रख देते हैं। तो इन ग्राम रखेंगे तो नीचे सैंपल का मास भी इन ग्राम हो जाएगा इंटू 10⁶। तो यहाँ से जो वेट ऑफ Fe आएगा हमारे पास 10⁻³ वो आएगा यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 9 ग्राम के आसपास आ रहा है। एक बार मैं कैलकुलेट कर भी लेता हूँ इसको, है ना, जस्ट अ मिनट, एक बार इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आ रहा है। 12 इंटू 150, सॉरी 12 इंटू 150 1800 एंड
हाँ सही है, 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम, ठीक है, 1.8 ग्राम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.8 ग्राम ना, तो हमारे पास एन ऑफ एफ ई कितना होना चाहिए, 1.8 डिवाइडेड बाई 55.85, इतना नंबर ऑफ मोल्स एफ ई होना चाहिए। तो इतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होने चाहिए, एफ ई एस ओ फोर डॉट 7H2O। तो वेट ऑफ एफ ई एस ओ फोर डॉट 7H2O कितना होना चाहिए भाई, देख लेते हैं। इसका मोल्स इनटू मोलार मास, और मोलार मास क्या हो जाएगा 55.85 प्लस 32 और 64 96 प्लस 7 इंटू 18, क्लियर और नॉट। तो ये जो आ रहा है हमारे पास, मैं बता देता हूँ ये कितना आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, है ना, दिया हुआ भी नहीं है इन्होंने, जस्ट अ मिनट, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। 18 इंटू 7 प्लस 96 प्लस 55.85, 277.85, 277.85 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 55.85, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अस कमिंग अस 9 ग्राम। ओके, अब आ तो ये एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ आपको, तो आ तो ये कितना आ रहा है 8.95 ग्राम आ रहा है आने में तो। ओके, लेकिन नियरेस्ट इंटीजर में लिख देंगे अगर पूछा गया होगा, तो जो मेरे पास डेटा है वो यही है। ओके, तो ये 9 ग्राम या 8.95 ग्राम आ रहा है। इतना भी टफ नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंदी थी, काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन थी, जिस हिसाब से क्वेश्चन मेरे पास है उस हिसाब से। ओके, सो दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन फॉर द टुडेज और 4th अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट केमिस्ट्री पेपर। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग कैंपाई। थैंक यू।